हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स के क्लास 12 के चैप्टर 5 के बारे में, जो हमारे होने वाला है पूर्ति की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पूर्ति की अवधारणा को समझने से पहले हमें इसका अर्थ समझना पड़ेगा। तो पूर्ति से आशय किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादककर्ता बेचने को तैयार है, अर्थात कोई भी वह मात्रा जो हमने उत्पादन किया है, वह वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उत्पादककर्ता बाजार में बेचने के लिए तैयार है, अर्थात निश्चित कीमत पर निश्चित समय में वह जिस मात्रा को बेचता है वही उसकी पूर्ति कहलाती है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने पूर्ति के नियम पे। तो पूर्ति का नियम हमें क्या बताता है? तो इसमें दो बातें हमें ध्यान रखनी होती है। एक तो हमारे होता है कीमत, जिसे हम प्राइस बोलते हैं, तथा दूसरा होता है हमारे सप्लाई या जिसे हम पूर्ति कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार वस्तु की कीमत अधिक होने पर पूर्ति बढ़ जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत अधिक होगी तो पूर्ति भी अधिक होगी, अर्थात वह बढ़ जाएगी। अर्थात इनमें संबंध धनात्मक संबंध होता है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं हम कि वस्तु की कीमत कम होने पर पूर्ति की मात्रा यह भी घट जाती है। जैसे कि वस्तु की कीमत भी कम हो गई तो उसकी जो पूर्ति है वह भी घट जाएगी, अर्थात वस्तु की जो उत्पादक करता है कम कीमत पर कम वस्तु का उत्पादन करना चाहेगा, क्योंकि इससे उसे प्रॉफिट एक तरीके से कम होगा। तो इस प्रकार से हो जाती है हमारी पूर्ति की अवधारणा और पूर्ति का नियम, जिसे हमने एक चित्र के द्वारा समझ लिया है। इसके बाद आ जाता है हमारे पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारे वस्तु की कीमत। तो इसमें बताया गया है कि वस्तु की कीमत पूर्ति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी वस्तु की अधिक कीमतें यदि बाजार में पाई जाती है तो एक ग्राहक उस वस्तु को कम खरीदता है, अर्थात वस्तु की कीमत अधिक होने पर उसकी मांगी जाने वाली या पूर्ति की मात्रा कम हो जाती है। वस्तु की कीमत कम होने पर पूर्ति की मात्रा कम हो जाती है तथा वस्तु की कीमत अधिक होने पर पूर्ति की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार वस्तु की कीमत उसको बहुत प्रभावित करती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं संबंधित वस्तु की कीमतें। अब ये संबंधित वस्तु क्या होती है? तो जैसे कि संबंधित वस्तु उसी की जैसे कोई सेम मिली हुई वस्तु जो उसी के तरह का संतुष्टि हमें प्रदान करती है, तो हो जाती है हमारी वही संबंधित वस्तु। इसके बाद इसमें संबंधित वस्तुओं में हमारे दो प्रकार की वस्तुएं आती है, जिसमें पहला आ जाता है हमारे पूरक वस्तुएं तथा दूसरा आ जाता है हमारे स्थानापन्न वस्तुएं। तो इस प्रकार से दो वस्तुएं हो जाती है। पूरक वस्तुएं आप जानते होंगे, पूरक वस्तुएं वह वस्तु होती है जो साथ साथ प्रयोग में की जाती है, जैसे कि कार और पेट्रोल, अर्थात कार जो चलाते हैं हम, उसके लिए हमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है। बिना पेट्रोल के हम कार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाता है, इनका मांग वक्र है धनात्मक हो जाता है, अर्थात वस्तु की कीमत जैसे कार पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी तो कार की मांगी जाने वाली मात्रा भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हो जाता है पूरक वस्तुएं। और दूसरा आ जाता है हमारी स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जब किसी वस्तु की कीमतें अधिक हो जाती है तो इसका स्थान है दूसरी वस्तु ले लेती है। जैसे कि हम ले लेते हैं चाय। यदि चाय की कीमत अधिक हो जाती है तो उसकी जगह पर लोग कॉफ़ी को अधिक प्रयोग करने लगेंगे। तो इस प्रकार ये हो जाती है हमारी स्थानापन्न वस्तुएं। तो इस प्रकार ये दोनों वस्तुएं भी पूर्ति को बहुत प्रभावित करती है, अर्थात इनके जैसे कि पूरक वस्तुएं हैं, इसमें यदि कीमत जैसे पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है तो पूर्ति की वह भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग अधिक उसका प्रयोग करेंगे और कार का अधिक निर्माण होगा, इसलिए पूर्ति बढ़ जाएगी। इसी प्रकार ये हो जाते हैं हमारे संबंधित वस्तु की कीमतें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम विशेष अवसर। विशेष अवसर क्या होते हैं हमारे? जैसे कि होली, दीपावली, जो भी हमारे नए नए त्यौहार आते हैं, जैसे कि कोई त्यौहार आता है, हमारे तीज, मेले, अवसर जो भी आते हैं, इनमें क्या होता है, वस्तुओं की मांग अचानक से बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत में दीपावली के अवसर पे
लोग कपड़े अधिक खरीदते हैं तो उस समय जो है कपड़ों की मांग अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशेष अवसर भी जो है पूर्ति को प्रभावित करते हैं, अर्थात वस्तु की कीमतें चाहे कम हो या ज़्यादा वह जो है पूर्ति प्रभावित होती है, अर्थात बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है विशेष अवसर वाला पॉइंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम, परिवहन लागतें। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, परिवहन लागतें हमें क्या बताता है कि बाजार की पूर्ति पर जो है परिवहन लागतों का जो है बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो है यदि परिवहन की सुविधाएं जो है अधिक बहुत सही है तो जो है उस वस्तु की पूर्ति जो है अधिक होती है। यदि उसकी परिवहन की लागतें जो है अधिक होगी तो वह जो है उसकी पूर्ति की मात्रा जो है कम होगी, क्योंकि जो है एक जो उत्पादक करता है वह कम से कम लागत पर जो है वस्तु को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की चाहता है। तो यदि परिवहन की लागतें जो है अधिक होगी तो हमारी पूर्ति जो है कम होगी, क्योंकि जो है उत्पादक करता जो है कम कीमत पर जो है उत्पादन करना पसंद करता है। और इसके विपरीत जो है यदि परिवहन की लागतें कम होती है हमारे तो उसकी पूर्ति जो है अधिक होती है, क्योंकि इससे जो है उसको अच्छा सा प्रॉफिट भी मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हमारी उत्पादक साधनों की कीमतें। तो इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि उत्पादक साधन कौन कौन से होते हैं। उत्पादक साधन जो है वे साधन होते हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन में जो है प्रयोग में लिए जाते हैं, अर्थात जिसकी सहायता से उस वस्तु का किसी निम्न वस्तु का जो है उत्पादन किया जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यदि उत्पादक साधन जो है अर्थात उत्पादन के लिए जो साधन हम प्रयोग में ले रहे हैं यदि वे उनकी लागतें जो है अधिक होगी तो हमारी जो है उत्पादन भी कम होगा, अर्थात पूर्ति जो है कम होगी। क्यों? क्योंकि एक उत्पादक करता वही कम कीमत पर जो है अधिक उत्पादन करना चाहता है। तो यदि वह उत्पादन साधनों की कीमतें अधिक रखता है तो उस जो है प्रति इकाई लागत जो है अधिक हो जाती है, जिसके कारण उसे प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार जो है उत्पादन साधनों की कीमतें यदि कम होगी तो पूर्ति की मात्रा अधिक होगी, और यदि उत्पादन साधनों की कीमतें जो है अधिक होती है तो पूर्ति की मात्रा जो है कम हो जाती है। इसी प्रकार जो है उत्पादन साधनों की कीमतों में जो है पूर्ति को प्रभावित करती है। इसके पास नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन हमारे क्या होता है, अर्थात वस्तु की जो है तो जैसे कि जो है बाजार में कोई नई वस्तु का उत्पादन हमारे सामने किया जाए, जैसे कि कोई नई वस्तु हमें लाकर प्रस्तुत की जाए तो हम जो है उस वस्तु को जो है चयन करना पसंद करेंगे, अर्थात उस वस्तु को जो है प्रयोग में लेना चाहेंगे। इस प्रकार जो है हम उसको जो है खरीदना पसंद करेंगे। जैसे कि जो है वर्तमान में जो है नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है, तो इस प्रकार जो है उनको उपयोग करने के लिए जो है उत्पादक वो जो ग्राहक रहते हैं वे उसे खरीदने को तत्पर होते हैं, जिसके कारण जो है बाजार में उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। और यदि उनको जो ग्राहकों को जो है वह वस्तु पसंद आती है तो वे उस वस्तु का प्रयोग अधिक करना पसंद करते हैं, जिसके कारण जो है वस्तु की सफलता जो है हमारे उसकी जो है पूर्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो है तकनीकी परिवर्तन भी जो है वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पूर्ति के नियम की मान्यताएं। तो पूर्ति के नियम की मान्यताएं वो है हमारे 6 पॉइंट हम ले लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आ जाता है हमारे उस वस्तु के जो है उत्पादन साधनों की कीमतें और पूर्ति स्थिर रहनी चाहिए, अर्थात उत्पादन के साधन की जो कीमतें ली जा रही है और उसकी पूर्ति जो है हमारी स्थिर रहनी चाहिए। ये हमारी जो है मान्यताओं में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु विशेष के उत्पादन की तकनीक जो है स्थिर रहनी चाहिए, अर्थात किसी एक ही तकनीक से उसका उत्पादन किया जाना चाहिए जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है वस्तु के प्रति विक्रेता एवं क्रेता की रुचि स्थिर रहनी चाहिए, अर्थात विक्रेता उसे उसी कीमत पर बेचने को तैयार हो तथा क्रेता उसे उसी कीमत पर जो है खरीदने को तैयार होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है उसकी रुचि जो है स्थिर रहनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सरकार द्वारा आरोपित कर व अनुदान स्थिर रहने चाहिए, अर्थात सरकार ने जो भी उस वस्तु पर कर लगाए हैं उनकी जो है एक निश्चित सीमा तक जो है कर की मात्रा जो है स्थिर रहनी चाहिए और उन पर जो अनुदान है जो है सब्सिडी जो है स्थिर रहनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे कृषिगत पदार्थों की जो पूर्ति है मौसम व जलवायु की दिशाएं स्थिर रहे, अर्थात किसी विशेष मौसम में विशेष कृषिगत पदार्थों का उत्पादन किया जाना चाहिए और उसकी जो जलवायु स्थिर रहने का मतलब है उसी
जिस जलवायु में जो है जिस प्रकार की फसलें उत्पादित होती है उसका जो है उत्पादन उसी मौसम के अनुसार किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु विशेष से संबंधित वस्तु की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। तो ये भी पॉइंट मैंने भी आपको पहले ऊपर बता दिया है। अर्थात संबंधित वस्तुएं हमारे दो प्रकार की होती है, एक तो पूरक वस्तुएं तथा दूसरी आ जाती है हमारी स्थानापन्न वस्तुएं। तो इन दोनों की जो है कीमतें जो है स्थिर रहनी चाहिए, वरना पूर्ति जो है प्रभावित होती है। तो ये पूर्ति की मान्यताएं हो जाती है हमारे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र। तो पूर्ति अनुसूची क्या होती है? जब वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा को जो है तालिका के द्वारा समझाते हैं, जैसे कि हमारे दे रखी है, इसलिए तालिका के द्वारा समझाना ही हमारे क्या होता है? पूर्ति अनुसूची। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पूर्ति वक्र, जो कि हमारे इस प्रकार के जो चित्र रहता है वो हमारे पूर्ति वक्र कहलाता है। अर्थात वस्तु को किसी विशेष प्रकार के चित्र या आयाम के रूप में दर्शाना ही हमारे पूर्ति वक्र कहलाता है। तो पहले हम पूर्ति अनुसूची को समझ लेते हैं। तो पूर्ति हमारे इसमें दो प्रकार की चीज़ें आ जाती है, वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा। तो इसमें जो है मैंने छोटे छोटे अंक ले लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वस्तु की कीमत जो है बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे कि 1, 2, 3 और फिर 4। इसी प्रकार जो है वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती हुई दिखाई गई है, 1, 2, 3, 4। अर्थात वस्तु की कीमत और पूर्ति में जो है धनात्मक संबंध होता है, अर्थात प्लस। जैसे कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत और पूर्ति में जो है धनात्मक संबंध होता है। तो इस प्रकार तालिका को समझने के पश्चात इसके चित्र पर आ जाते हैं हम। जैसे कि हमने देख लिया ऊपर, आप देख लीजिए एक बार फिर से कि वस्तु की कीमत जो है 1, 2, 3, 4 तथा वस्तु की पूर्ति की जो मात्रा है वह हमारे 1, 2, 3, 4 बढ़ते हुए क्रम पर 1 पर 1, 2 पर 2 आ जाएगा हमारे, 3 पर 3 और 4 पर 4। तो इसे जो है तालिका के जो है हम चित्र के माध्यम से इसको समझा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने पहले से लिख रखा है वस्तु की कीमत और पूर्ति। तो इस प्रकार जो है हम पहले स्केल जो है बना लेते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4 हम बिंदु ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ले लिए हमने। आप नंबर लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। तो वस्तु की कीमत जब 1 थी तो उसकी पूर्ति भी जो है 1 थी, और जब वस्तु की कीमत जो है हमारी 2 अंक पर हो गई, अर्थात 2 कीमत हो गई, तो वस्तु की पूर्ति भी जो है 2 हो गई। इसी प्रकार जो वस्तु की कीमतें 3 हो गई तो उसकी पूर्ति भी जो है हमारे 3 हो जाती है। इसी के बाद वस्तु की कीमत 4 होने पर उसकी पूर्ति जो है 4 हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत और पूर्ति में जो है धनात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है, धनात्मक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वस्तु की कीमत और पूर्ति में जो है धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं बाजार पूर्ति वक्र। तो बाजार पूर्ति वक्र को ये बिल्कुल ईजी है एकदम आपके लिए। इसको जो है बस आपको पूर्ति वक्र समझना है और ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें जो है वस्तु की कीमत दे रखी है तथा 2 पूर्ति जो है हमारी दे रखी है। 2 पूर्ति जो है जैसे कि प्लस में होती है, आप जानते हैं कि वस्तु की कीमत यदि बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है। तो इस प्रकार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि वस्तु की कीमत जो है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हो जाती है। उसी प्रकार जो है हमको 2 फर्में ले लेनी है, कोई सी भी आप ले सकते हैं, ए फर्म, बी फर्म। तो उसी प्रकार इन दोनों के योग से जो है हम बाजार की कुल पूर्ति निकालेंगे। बाजार पूर्ति का हमारे फॉर्मूला क्या होता है कि ए फर्म तथा बी फर्म का जो है योग ही हमारे जो है बाजार पूर्ति वक्र को दर्शाता है। तो इस प्रकार ए फर्म को हम देख लेते हैं, इसका जो है पूर्ति कैसा है। तो इसी प्रकार जो है बढ़ता हुआ है। तो इसी प्रकार हमने भी कोई भी संख्या ले ली है, आप यहाँ से 30, 40, 50, 60 भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप बिल्कुल सेम टू सेम ही ले। इस प्रकार इसमें ले रखा है 300, 400, 500, 600। इस प्रकार 100 का जो है इसमें अंतर ले रखा है, तो आपको भी सेम जो है नंबर का जो है अंतर लेना है। इस प्रकार 300, 400, 500, 600 इसमें वस्तु की कीमत बढ़ने के हिसाब से जो है पूर्ति बढ़ाई है। तथा जो है बी फर्म में जो है आपको इससे जो है अगला अंक जितने का आप गैप रख रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर 100 का गैप रखा, तो इससे अगला अंक हमारे इसमें 300 में हम 100 प्लस करें तो हमारे 400 हो जाता है। तो 400 के बाद आप जो नंबर का गैप ले रहे हैं वही कंटिन्यू कर दीजिए, जैसे कि 400, 600, 800, 1000, या आप 400, 500, 600, 700 भी ले सकते हैं, इसमें कोई
वो फर्क नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है आपने यदि दोनों वक्र ले लिए हैं तो इसके बाद आपको जो है फॉर्मूला लगाना है बाजार कुल पूर्ति या बाजार पूर्ति वक्र। तो इसमें आपको जो क्या करना है, ए प्लस बी जो हमारे यहाँ पर देखा हुआ है आप लिख सकते हैं ए फर्म प्लस बी फर्म बराबर कुल पूर्ति जो है कुल पूर्ति वक्र जो है इस प्रकार से हो जाता है हमारे। जैसे कि 300 प्लस 400 को जोड़े तो हमारे 700 आ जाएगा, 400 और 600 को जोड़े 1000, 500 और 800 को जोड़े हम 1300 और 600 और 1000 को जोड़े तो 1600 हमारे आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये हो जाती है हमारी बाजार पूर्ति अनुसूची। इसी के साथ जो है हम पूर्ति वक्र बाजार पूर्ति वक्र को भी समझ लेते हैं। तो पूर्ति वक्र के हिसाब से उसी के अनुसार जो है बाजार पूर्ति वक्र का जो है इसका मांग वक्र भी जो है पूर्ति वक्र भी जो है धनात्मक होता है अर्थात बढ़ता हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि चित्र में जो है वस्तु की कीमत जो है 10 थी तो उसकी पूर्ति जो है 600 या 800 ऐसा कुछ थी। तो इसी प्रकार जब 20 हुई तो ये इस आगे बढ़ती गई। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं 40 पर जो है ये 1600 हो जाती है। तो इस प्रकार जो है वस्तु की कीमत यदि बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है। तो ये जो आपके पूर्ति वक्र दिखाया गया है ये जो है इन अंकों के हिसाब से दिखाया गया है क्योंकि ये दोनों जो है प्लस हो जाती है यहाँ पे और वस्तु की कीमत और पूर्ति वक्र को जो है चित्र में दर्शाते हैं। इस प्रकार ये हो जाते हैं आपके बाजार पूर्ति वक्र। तो वीडियो हो चुकी है एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से करना। ये आपके चैप्टर 5 हो चुका है। अगली बार जो है चैप्टर 6 की जो है वीडियो पहले बन चुकी है, अब चैप्टर 7 जो है हमारे आने वाला है। तो आपको यदि जल्दी से जल्दी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।